जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यस ऐसे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। आज फर्स्ट डे है। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम टू FAR 1। माशाल्लाह से आप लोगों ने PRC से जान काफ़ी हद तक छुड़ा ली या मुकम्मल छुड़ा ली है। तो जिन्होंने काफ़ी हद तक छुड़ा ली है उन्हें थोड़ा सा 1-1.5 महीना मज़ीद मेहनत करनी है ताकि वो मुकम्मल क्या करें, से जान छुड़ा लें। लास्ट चांस है अब आपके पास एक हिसाब से कि आपने क्या करना है, क्लियर करना है। जिन जिन का एक पेपर रह गया या 2 पेपर रह गए हैं, अगर क्लियर नहीं करेंगे फिर समझे 6 महीने गए। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जिनका एक पेपर रहता है उन्होंने फुल दिल जमी के साथ 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 पैरेलल में लाजमी तौर पर उसकी प्रिपरेशन रखनी है। सबसे पहले फर्स्ट डे दुआओं का मतलब से आगाज़ करेंगे। गो के मैंने कल भी डिस्कशन की थी, दुआओं का मतलब डिस्कस किया था, लेकिन ऑब्वियसली सारे बंदे कल ओरिएंटेशन में प्रेजेंट नहीं थे। तो आज पूरी क्लास चूँकि अवेलेबल है, दुआओं का मतलब ज़रूर समझना है ताकि इसका असर भी सही तरीके से हमें महसूस भी हो। रब्बी ए मेरे रब, इशरा खोल दे, ली मेरे लिए, सदरी मेरा सीना, वयस्सिर और तू आसान फरमा दे, ली मेरे लिए, अमरी मेरा काम। आजकल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि हमारा CA हो जाए। CA के अंदर हमारा कैफ स्टार्ट हो रहा है, हमारा कैफ हो जाए। कैफ के अंदर हमारा ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है FAR 1, तो ये आराम से आसानी के साथ क्या हो जाए, हो जाए। वहलुल और खोल दे, उक़दतन गिरा, मिल लिसानी मेरी ज़ुबान की, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, यफ़क़हू वो समझ जाएं, कौली मेरी बात को। कौन समझ जाए? पेपरों में आप बैठे हुए सोचेंगे तो आई क्या वाले हमारी बात को क्या कर लें, समझ जाए। अल्लाह ताला से दुआ करके चलेंगे, इंशाल्लाह वाकई खुद ब खुद दिमाग में ऐसी चीज आएगी, प्रोसेस हो जाएगी, लिखी जाएगी। आप बाद में सोचेंगे ये कैसे हो गया, और ये होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। बाद में आप कहते हैं अच्छा मैंने इतना अच्छा प्रोड्यूस कर लिया, तो ये हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला के फजलो करम से ही क्या होगा, हमारा रिजल्ट इंशाल्लाह पॉजिटिव आएगा। रब्बी ए मेरे रब, यस्सिर तू आसान फरमा दे, वला तुअस्सिर और तू इसमें मुश्किल ना डाल, व तम्मिम बिल खैर और मुकम्मल फरमा दे, तमाम कर दे, बिल खैर खैर के साथ। अल्लाह तू आसान फरमा दे और इसमें मुश्किल ना डाल, और जो सी चीज़ है वो क्या हो जाए, खैर के साथ मुकम्मल हो जाए। वबी का नस्ताइन और हम तुझी से ही मदद तलब करते हैं, इस्तिआनत मांगते हैं। तो यहाँ पर भी आसानी की दुआ है और मुश्किलात से बचने की दुआ है। और जौन सा भी काम, जौन सा भी आपके ज़हन में आ रहा है, कभी कोई भी काम आप करने जाएं, उसको अगर दुआ के साथ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला क्या करेगा, उसके अंदर वो खैरियत के साथ वो मुकम्मल भी इंशाल्लाह होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाह इन्नी असअलुका मैं सवाल करता हूँ, इल्मन नाफ़िअन ऐसे इल्म की जो नफ़ा बख्श। हम पढ़ने जा रहे हैं CA, ऑब्वियसली इंशाल्लाह क्या होगा, अल्टीमेटली हम क्वालिफाई कर जाएंगे और इससे क्या होगा, हमें बेनिफिट हासिल होगा दुनियावी लिहाज से भी और इंशाल्लाह दीनी लिहाज से। दीन में भी तो कहा गया ना, दुनिया वाला इल्म भी हासिल करो।
ठीक। फिर जब आप एक अच्छी पोस्ट पे होते हैं, अच्छी एक इनकम अर्न करते हैं, तो हम बहुत सारे जो गलत काम हैं, लाइक रिश्वत हो गई और ये मुख्तलिफ किस्म के गबन हो गया, इन चीज़ों से भी क्या होते हैं, बच सकते हैं। एक इंड्यूसमेंट भी आ जाती है कि नहीं यार, जब अल्लाह ताला अच्छे अंदाज से हमें दे रहा है तो फिर क्यों कर गबन करके हासिल किए जाएं पैसे। वैसे तो शैतान जब आ जाए तो फिर आ ही जाता है, लेकिन जब हम दुआएं करके चलेंगे और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रह के चलेंगे तो इंशाल्लाह हम बुराइयों से भी क्या होंगे, बच जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका, मैं सवाल करता हूँ ऐसे इल्म की जो नफ़ा बख्श हो, व अमलन, और ऐसे अमल की जो मकबूल हो, कबूलियत वाला हो, व रिज़्क़न तय्यबा, और ऐसे रिज़्क़ की जो तय्यब हो और पाक। तो अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें वसी रिज़्क़ दे। ये तो हो गई हमारी दुआएं, और सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं प्लानर की, कि हमने कोर्स को लेकर किस तरीके से चलना है। ये सेशन बहुत स्पेशल सेशन है। इस सेशन में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, नहीं रिपीट वाले तो बहुत कम हैं, ऐसे हैं जो अभी भी क्या है, दो कश्तियों के सवार हैं, PRC एज वेल एज कैप। उन्हें उम्मीद है कि जी अगली जो अटेम्प्ट आएगी इंशाल्लाह उसमें क्या हो गया, क्लियर हो जाएगा और वो आराम से कैप भी कर सकेंगे। ठीक, उस वक्त अगर जाके स्टार्ट किया जाए देन एक बहुत मुश्किल काम होता। अब हमने PRC पढ़ लिया हुआ है, जस्ट उसकी पॉलिशिंग की जरूरत है, जस्ट उसकी साइड बाय साइड घंटा 2 घंटे डेली बेसिस पर देते रहे, इंशाल्लाह वो आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन रेगुलर पढ़ते रहना है, ये नहीं सोचना कि आराम से आखिरी महीने में हो जाएगा, नहीं। अभी 1-1.5 महीना जितना भी है वो फुल दिल जमी से करना है काम। ले जी, कोर्स प्लान, कोर्स कवरेज प्लान आज है 8 अप्रैल, ऐसे ही है, और आज से हमने पढ़ाई शुरू करनी। ITA में और FAR1 में एक वाहिद टॉपिक ऐसा है जो कि सिमिलर है। वैसे तो तकरीबन सारा ITA FAR1 में मौजूद है अप्रोक्सीमेटली, वो जब जब जरूरत पड़ेगी उसकी रिवीजन की तब तब हम रिवीजन करेंगे। एट अ टाइम मैं स्टार्ट में ही रिवीजन नहीं करवा सकता फुल फ्लैज कि मैं ITA की रिवीजन शुरू कर दूं और फिर FAR1 बिल्कुल साइड पर हो जाए। तो जब जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी, मसलन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जरूरत पड़ेगी, मैं क्या करूंगा, 15-20 मिनट आधा घंटा लगाऊंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या करवाऊंगा, रिवाइज करवा दूंगा। डिस्काउंट्स की जरूरत पड़ेगी, डिस्काउंट्स रिवाइज करवा दूंगा। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की जरूरत पड़ेगी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज रिवाइज करवा दूंगा। ठीक, तो वो एक चैप्टर के अंदर जरूरत पड़नी है, वो तब हम जब करेंगे उसके अंदर हम वो सारे टॉपिक्स क्या करेंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। दूसरा एक चैप्टर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला, डेप्रीसिएशन वाला। ITA के अंदर लगभग आपने तकरीबन 1 वीक लगाया होगा उस चैप्टर के ऊपर। अब हमने एक वाहिद, ये एक चैप्टर है जिसके ऊपर लगभग 25% टाइम किस पे लगना है, अप्रोक्सीमेटली 25%, कम से कम 20% टाइम ऑफ द होल स्टडी एक चैप्टर पे लगता। ये ऐसा चैप्टर है जो तमाम चैप्टर्स में हम होगा, तकरीबन क्या है, तमाम चैप्टर्स में PPE ने शामिल होना है, लिहाजा इसका पढ़ना स्टार्ट में ही बहुत ज़रूरी है। मैं और बहुत आसान चैप्टर से शुरू करवा सकता हूँ, लेकिन वो टाइम वेस्टेज वाली कहानी है कि मैं अगर स्टार्ट में उसके ऊपर 5 दिन लगाऊंगा, 4 दिन लगाऊंगा, तो मुझे बाद में दोबारा से 2 दिन उसके ऊपर देने पड़ेंगे। और जब मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए उस चैप्टर पे पहुंचूंगा, एक आसान तरीन चैप्टर है, तो मैं वहां पर वैसे ही 2 या 3 दिन लगा रहा हूँ। तो लिहाजा हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, एक अच्छे प्लान के तहत चलना है।
हम शुरू करेंगे आज से इंशाल्लाह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये चलेगा लगभग ये पूरा महीना पीपीई 20-22 दिन ही चलेगा। फिर कैफ का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद हम अगले चैप्टर्स पर, अगले चैप्टर्स अब हर हफ्ता 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन, इस तरीके से रिलेट। ये भी पीपीई से चैप्टर करता है, ये उससे अगला भी पीपीई से करता है, उससे अगला चैप्टर भी पीपीई से करता है, उससे अगला चैप्टर भी पीपीई से करता है, और फिर इन सारे चैप्टर्स का एक मिक्सचर भी है। ठीक, तो ये एक पूरा ग्रेड है लगभग 35 मार्क्स का, लगभग 35 मार्क्स का ये ग्रेड मुकम्मल हो जाएगा तो हम 35 मार्क्स तकरीबन सिक्योर हो चुके होंगे। फिर अगला चैप्टर है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का नाम सुना होगा आपने, पढ़ा हुआ है। 5 कंपोनेंट पढ़े थे, कौन कौन से? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने आईटीए में कोई नोट्स नहीं बनाए थे ना, तो हमने कैश फ्लो भी नहीं बनाई थी, चेंजेस इन इक्विटी भी नहीं बनाई थी। तो यहां पर जो पीपीई है इसमें मेजरली नोट्स है। क्या है? हमने नोट्स बनाने हैं और हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। ये 2 मेजर काम सीखने, बाकी अकाउंटिंग के अंदर साथ साथ ये नोट्स चलेंगे। हर चैप्टर के अंदर अब नोट्स की कहानी आनी है जो पहले आपने नहीं पढ़े। यहां पर जाकर आपकी आईटीए की रिवीजन भी आनी है, इस जगह पर जाके, इस चैप्टर में जाके जरूरत पड़नी है। फाइनल अकाउंट पढ़ा था आपने, उसके अंदर कोई गलतियों को ठीक किया था, जो एडजस्टमेंट्स थी वो क्या था, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स क्या थी, गलतियों को ठीक किया था। क्या था? कुछ ओमिशंस हो गई थी, कुछ गलतियां हो गई थी, उनको ठीक किया था। तो यहां पर एंट्री वाइज ठीक करना है। ठीक, कुछ करंट ईयर के एरर होंगे और कुछ पिछले सालों के एरर भी हम FAR 1 में डील करेंगे। सारे चैप्टर बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी। जब आप आईटीए में आए थे आपको खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट नहीं आता था ना। फिर एक दिन आया कि अब आप डेबिट एंड क्रेडिट जानते हैं। आपकी अगली 1-1.5 महीने की जो क्लास है R1 की, ये भी आपका जिसका आईटीए का पेपर अगर रह भी गया वो उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगी। मीन कॉन्सेप्ट क्या होंगे, इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग ही होंगे। अच्छा जी, और अब आपको मैं नाम भी बताता जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका वो वाला आ गया स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का चैप्टर। यहाँ पे आप कैश फ्लो भी बनाएंगे। यहाँ पर एक चैप्टर आ रहा है जो आपने नाम पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। थोड़ी देर बाद वापस आ जाइएगा, ठीक है बच्चों। और ये हमारा कोर्स खत्म भी हो गया, टेंशन नोट, इतना सा तो कोर्स है, पेपर की तैयारी भी हो गई। ये हमारा टारगेट है कि हम 31 जुलाई तक ख़त्म कर लें। चूंकि वीक ख़त्म हो रहा था 2 अगस्त के ऊपर, मैंने 2 अगस्त के ऊपर डेड एंड लगाया हुआ है। ये प्लानर बनाने का मकसद क्या है बताएंगे? मैं अगर जोश के अंदर ज़्यादा टाइम कहीं पर कंज्यूम कर रहा हूं तो आपको भी पता होना चाहिए कि जनाब कोर्स में क्या हो जाएगी, फिर डिले हो जाएगी। तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है और क्या करना है, रेगुलरली साथ साथ पढ़ना है।
सीए बहुत आराम से हो जाएगा अगर आप डेली का काम डेली कर लेंगे, और ये बहुत बुरा बन जाएगा अगर आप काम में क्या करेंगे, डिले करेंगे। आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ रहे हैं, भले स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी लेवल का स्कूल है, माशाल्लाह से 20-20 साल के हो गए हो। नहीं, अच्छा सॉरी, गलती हो गई, 18 साल। गलती हो गई जी, नहीं 18 साल से ऊपर मैं जा ही नहीं सकता। 18 साल, मैं अभी 22-23 का तो मैं हूं, तो आप लोग कैसे हैं? हद हो गई। 18 साल के आप माशाल्लाह से हो गए हैं, ठीक है, और अब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो कुछ जिम्मेदारी से आपने पढ़ना है। मैं आपका होमवर्क चेक करूं या ना करूं, आपने काम जिम्मेदारी से खुद कर। मैं चंद दिन तो थोड़ा बहुत चेक कर सकता हूं, लेकिन ये सिर्फ चेकिंग के ऊपर ना 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो भाई तुमने किया है, थोड़ी सी बेइज्जती की, आगे गया, फिर कि भाई कर लो काम, ये करते करते 10-15 मिनट लग जाने। तो मेरी आदत रूटीन में वैसे यही है, मैं R1 में स्टार्ट में चेक करता हूं, फिर मैं छोड़ देता हूं जस्ट। और फिर स्टूडेंट भी क्या करता है, कहता है सर नहीं चेक कर रहे, लिहाजा सानू काम करने की लोड़ ही नहीं। हालांकि आपको काम करने की जरूरत है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही है। तो बी रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहली कहानी है कि आपने अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। मैं आपको अच्छी गाइडेंस दूंगा, इंशाल्लाह फुल गाइडेंस दूंगा कि पेपर पास कैसे होना है, एग्जामिनेशन की टेक्निक्स क्या है, ये सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी है सिखाना क्लास में। एक तो छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी कुल्लुन हराम, ठीक। सैटरडे ऑन है, ऑफ नहीं। मुझे सैटरडे की सैलरी नहीं मिलनी, यानी कि मेरा एग्रीमेंट यही है सैटरडे ऑफ का, लेकिन चूंकि सेशन ऐसा है, मुझे सैटरडे क्या करना पड़ रहा है, ऑन करना पड़ रहा है। टाइम क्या है, शॉर्ट है, फिर भी मैंने महीने में कोई एक आधा क्या करना है, सैटरडे ऑफ करना है, तो वो मैंने क्वेश्चन नहीं रखा इसमें, मैंने सारे सैटरडे ऑन लिख के किए हैं। तो हो सकता है मैं एंड पर जाकर कोई एक आधा संडे भी ऑन कर लूं, एंड पर जा। उम्मीद तो है कि नहीं, पिछले सेशन में मैं बोलता रहा था कि शायद मैं संडे शायद ऑन कर लूं, मैंने एक भी संडे ऑन नहीं किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इस दफ़ा ITA में ज़रा एक स्पेशल क्लास ज़रूर की थी मैंने, वो ITA वाले बच्चों को पता है। अच्छा जी, लेकिन उस दिन बड़ा मज़ा आया था। ले जनाब, ये हो गई बात हमारी प्लानर की ख़त्म। ये आपके पास PDF में आ जाएगा, ग्रुप में एक ड्राइव बनेगी, ड्राइव की डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक रखा जाएगा। जोन सा काम करवाऊंगा उसका PDF बन के ग्रुप में वो उस डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने लिखना नहीं है, वो PDF आपकी हेल्प के लिए होगा, रिवीजन के लिए होगा। कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है, घर में बैठ के दोबारा से जब आप करते हैं काम, क्लास वर्क को रिपीट करते हैं, तो उसको रीचेक करने के लिए होगा। वो इसलिए नहीं होता कि खैर है देखी जाएगी, PDF आ गया ना, खैर है कर लेंगे काम। ऐसा काम मौत की तरफ लेकर जाता है, मींस फेलियर की तरफ जाता है, ठीक है। तो आपने खुद ब खुद ही क्या करना है, अपने रेस्पॉन्सिबल बनकर आपने काम करना है। बुक कौन सी यूज करनी है, वन एंड ओनली FAR 1 बाय वसीम अकरम, ठीक है जी। तो कहाँ से मिलेगी, बुक शॉप से। जो जल्दी जाएगा उसे जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि शॉर्ट होने के कभी चांसेस हैं।
हाँ हाँ, उसके लिए मुझे दोबारा से जो पब्लिशर है उससे रब्ता करना पड़ेगा, उसको दोबारा से PDF नई बनाकर देनी पड़ेगी, फिर वो एक 3-4 दिन का टाइम ले जाएगी। लिहाजा एज अर्ली एज पॉसिबल, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास बाद में रिक्वायरमेंट आएगी इतने बंदे जिनको ज़रूरत है, फिर मैं उतने बंदों की क्या करूँगा, अरेंजमेंट करवा दूंगा इंशाल्लाह। रीज़न क्या है फुल फ्लैज ज़्यादा क्यों अवेलेबल नहीं है? वो इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्कीम चेंज हो रही है और मुझे मज़ीद खाम में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। एक दफ़ा पब्लिश करवाने पे अच्छे खासे 4-5 लाख रुपया खाम के लग जाता है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपने बनवानी होती है। तो अभी मुझे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जब तक नई स्कीम आ नहीं जाती। जब स्कीम आ जाएगी मैं इकट्ठी दोबारा से नई बुक बनाकर इकट्ठी पब्लिश करवा लूँगा, फिर ये शॉर्टेज वाली कहानी इंशाल्लाह नहीं आएगी। अभी वही वाली बुक चलेगी, कोई बुक चेंज नहीं है। अगर किसी के पास पिछले सेशन की है या किसी सीनियर बंदे से उसने हासिल कर ली है तो उसके लिए वही बुक काफ़ी है। चेंज क्यों नहीं हुई? इसलिए कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, इसलिए चेंज नहीं हुई जी। नहीं बेटा, पब्लिशर ने मना किया हुआ है। ये आ गई बुक की कहानी। अच्छा जी, चलें फिर शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेके किया जाए शुरू। किसी ने कोई अच्छी बात करनी हो तो कर सकता है, जितनी देर में मैं, है कोई बंदा ऐसा? बुक के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जो पहले 6 चैप्टर्स को प्रिवेल करेगा और इसके अंदर क्वेश्चंस हैं ढेर सारे। इनके कोई आंसर नहीं है बुक में, ये क्लास में डील होते हैं अक्सर, मेजॉरिटी इसमें से। चलें जी बच्चों, योर टेस्ट गोइंग टू बी स्टार्ट नाउ। आपका टेस्ट शुरू हुआ चाहता है। आपने अभी अभी ITA पास किया है। चेक करते हैं कि 7 तक आपको चीजें आती हैं। नहीं आती तो आ जाएंगी, थोड़ी सी देर की बात है बेटा। अब नजर आ रहा है सही? ये एंड से सही नजर आ रहा है? मसला तो नहीं आ रहा? ठीक है जी। इस बच्चे को मसला आ रहा है? बच्चे आगे आ जाओ, ऐनक लगी हुई है, मुझे नजर आ रहा है। आगे आ जाओ, आ जाओ, जगह है आगे। नहीं, ये थोड़ा सा नहीं होना। कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज बाय वसीम लम्माटेड ऑन 1 अप्रैल 2018 इज 1.5 मिलियन। इट इज एस्टिमेटेड दैट मशीन विल हैव 60,000 ट्रेड इन वैल्यू। ट्रेड इन वैल्यू का मतलब सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू का मतलब रेजिडुअल वैल्यू at the end of its service life. Following are the estimates of machine useful life है 6 साल,
वर्किंग घंटे, ये 50,000 घंटे सर्व कर सकती है और ये 6 लाख यूनिट्स बना सकती है। आपने लगभग 3 मेथड पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन, प्रोडक्टिव आउटपुट मेथड, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ ईयर डिजिट। सम ऑफ ईयर डिजिट और स्ट्रेट लाइन यूजफुल लाइफ के ऊपर बेस करते हैं इन ईयर्स, लाइफ इन ईयर्स। और जो प्रोडक्टिव आउटपुट है वो किस पर बेस करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। और रेड्यूसिंग बैलेंस वो भी ईयर्स के ऊपर ही डिपेंड कर लेता है। ठीक है, जो आर्स लिखे हुए हैं इसको सर्विस आर मेथड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सर्विस आर। मींस आर्स के अंदर लाइफ दी हुई कि ये कितने घंटे चल सकता है। ड्यूरिंग द 18 द मशीन वाज ऑपरेटेड फॉर 8200 घंटे एंड प्रोड्यूस 1,60,000 यूनिट्स। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन फॉर 2018 बाय सर्विस आर मेथड, प्रोडक्टिव आउटपुट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में 2018 से 2024 तक, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में 2018 से 2024 तक। ईयर एंड क्या है? लें जनाब, सर्विस आर का फार्मूला लिखें और डेप्रिसिएशन निकाल लें, प्रोडक्टिव आउटपुट का फार्मूला लिखें और डेप्रिसिएशन मालूम करें। जैसा भी आता है, जैसा भी याद है, नो इशू। मैंने आपको कहा था यहां पर किया हुआ काम आपको आईटीए में भी क्या करेगा? थोड़ा सा तकवीयत दे देगा। जल्दी करें, टाइम शॉर्ट है। कॉस्ट जनाब 1.5 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू 60,000 लिख के करना है। अब आज से ऑनवर्ड एमसीक्यू वाली कहानी नहीं चलनी, एमसीक्यू वाली कहानी नहीं चलनी। ये वाला पेपर फुल फ्लैज होना है और प्रेजेंटेशन मैटर करती है। मार्क्स अच्छी प्रेजेंटेशन होंगे, सही तरह से अगले को समझ लगेगी तो आने हैं। अब ये कैलकुलेटर वाली कहानी क्या हो गई है? खत्म। अब पेज के ऊपर लिखा हुआ नजर आना है उसको। एमसीक्यू में होता है सारा सवाल सोल्व कर लिया, चलो ये एमसीक्यू टिक कर दिया, कहानी खत्म। अब ऐसा नहीं, अब आपको हर स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। आपने आधा काम सही किया, आधे मार्क्स मिलेंगे। जल्दी जल्दी करें। फार्मूला पहले लिखना है डेप्रिसिएशन का। भूल गया कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा सोचें, 2 मिनट बाद मैं लिख दूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी भाईजान, फार्मूला कॉस्ट मशीन 1.5 मिलियन। बाकी चीजें नजर आ रही हैं यार, आगे चलो ना। सोच, हाँ ये भी सही है। कुछ ना कुछ तो आता है ना। एग्जाम था बेटा, मैं कमेंट्स चंद दिन बाद पढ़ाऊंगा एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए। कुछ भी नहीं याद? नाल कुछ पढ़ते लेना सी ना। हाँ जी भाई जी, फार्मूला फार्मूला पहले लिखना है। बुक में ये क्वेश्चन मौजूद हैं, दोबारा से रिपीट ना करें क्वेश्चन। बुक में ये क्वेश्चन मौजूद हैं, दूसरे नंबर पे पीडीएफ में मिल जाने हैं।
जी बेटा, क्या आंसर आया? जी बेटा, ओ सॉरी, तुमसे तो नहीं पूछा है। हाँ जी जनाब, आंसर क्या आया? वो आधा तो सवाल सही कर लिया तुमने। ये वाली कहानी खत्म, ये शॉर्ट वाली कहानी। अब लिखना पड़ेगा। ये हमें सबसे पहले सबसे मुश्किल यही पेश आती है R1 में। ITA के अंदर एक MCQ बेस कहानी होती है आप लोगों की, वो जैसे मर्जी कीचियाँ मीचियाँ मारी हुई हैं, एक ही पेज के ऊपर 20-25 MCQ सॉल्व हुए हैं, और यहाँ पर वो सिलसिला नहीं चलना। FAR1 में ये सिलसिला नहीं चलना। डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। ये साइलेंट प्लीज, इधर फोकस करें बच्चों, इधर। अगर आपकी लाइफ ईयर्स में होगी तो अगर आपका पार्शल ऑफ ईयर आपने यूज किया है तो मल्टीप्लाई बाय ईयर यूज्ड आएगा। क्या आएगा? नॉर्मली आप ईयर में कन्वर्ट करने के लिए n/12 कर देते हैं। ठीक, मैं उसको फार्मूले में बोलता होता हूं रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज। क्या बोलता हूं? इस n/12 को क्या बोल देता हूं? रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज। ठीक, ये आपका फार्मूला आ गया स्ट्रेट लाइन। अब अगर यहां पर लाइफ, यूजफुल लाइफ मंथ्स में दी हुई है तो मल्टीप्लाई भी मंथ से होगा। यू हैव टू गो लाइक विद लाइक। अगर लाइफ आपको क्या नाम है, आर्स में दी हुई है तो मल्टीप्लाई किससे होगा? उस साल के आर्स से, आर्स ऑफ रेलेवेंट ईयर। अगर आपको लाइफ डिजिट्स में दी हुई है तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? उस साल का डिजिट, डिजिट ऑफ द ईयर। तो ये एक ही फार्मूला है, एक ही तरह से डील करता है, नाम बस फर्क है। यू हैव टू गो लाइक विद लाइक। गॉट द पॉइंट? मंथ है तो मल्टीप्लाई किससे होगा? उस साल के मंथ से। आज में है तो उस साल के घंटों से। टोटल लाइफ अगर डिजिट में है तो रेस्पेक्टिव ईयर का क्या आएगा? डिजिट। ये बस याद रखने का तरीका कार है। 3 मेथड इस तरीके से याद हो जाते हैं। चलें जी, स्ट्रेट लाइन से शुरू करते हैं। 6 साल लाइफ थी, कॉस्ट कितनी थी? 1.5 मिलियन। रेजिडुअल वैल्यू लाइफ कितनी थी? 6 ईयर्स। मल्टीप्लाई बाय ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखना है डेट ऑफ परचेज क्या है। डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 18 है और ईयर एंड की डेट है 31 दिसंबर 18। तो इसका मतलब कितने महीने हमने यूज किया? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 9/12 करेंगे, 0.75 ईयर बन रहा है। ठीक, इतने से का आंसर आएगा 1 साल की डेप्रीसिएशन। उसको
0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.75 ईयर की क्या आ जाएगी, डेप्रीसिएशन। क्या आंसर बना? 1,80,000। ये आ गया आपका स्ट्रेट लाइन से काम, और पहले साल की 2018 की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो गई। 19-20 की आगे कैलकुलेट करेंगे बाद में, अभी पहले एक एक साल की करते हैं। अगला मेथड कौन सा है? सर्विस आर मेथड। कौन सा? सर्विस आर। तो यहां पे आ गया आपका सर्विस आर्स, कितने अरसे वो सर्व कर सकता है। तो अब बस जस्ट क्या है, लाइफ किस में है? आर्स में। मल्टीप्लाई बाई किससे होना है? आर्स। लाइक विद लाइक। किसी को कोई चीज ना समझ लगे तो घबराना नहीं है, मुझसे पूछ लेना है। शाये होकर नहीं बैठे रहना, परेशान होकर नहीं बैठे रहना कि उस्ताद ने 2 चपेड़ा ला देनी है। नहीं लावांगा, यकीन करो नहीं लावांगा। हाँ, उसी का एक और नाम आज में अगर आपको बताया गया है तो उसको सर्विस आर मेथड भी बोल दिया जाता है। ठीक है, आईटीए में उस तरीके से नाम नहीं पढ़ा आपने। वही प्रोडक्शन मेथड ही है कि आपने घंटों में यूजेज करना। इसीलिए मैंने ज्यादा नामों की तरफ नहीं जा रहा, मैं क्या कर रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि बेटा लाइफ अगर आवर्स में दी हुई है तो मल्टीप्लाई कैसे करना है उस साल के घंटों से। लाइफ अगर ईयर्स में दी हुई है मल्टीप्लाई किससे करना है, उस साल का ईयर का यूजेज। लाइफ अगर डिजिट्स में है तो उस साल के डिजिट्स। सर्विस आवर्स कॉस्ट कितनी? 1.5 मिलियन माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 60,000। यूजफुल लाइफ घंटों में 50,000 घंटे ये क्या कर सकता है, चल सकता है इन टोटलिटी 50,000 घंटे। अब मुझे ये बताएं यहां तक कैलकुलेशन से क्या चीज आएगी, क्या वैल्यू आएगी? 1 घंटे की डेप्रीसिएशन आएगी। कितने की? 1 घंटे की डेप्रीसिएशन आएगी। तो आप जितने घंटे आपने यूज किया है उससे क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर आ गया 8,200 घंटे हमने यूज किया। तो 8,200 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई बाय 8200 आवर्स। 236,160 सही हो आया होगा, परेशान क्यों हो गए? वो वाले स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पशंस करवा कर आए हुए हैं, एग्जाम्पशन आईटीए की एग्जाम्पशन ले ली और उन्होंने आईटीए नहीं पढ़ा, वो अभी से समझ जाएं कि उनको डबल मेहनत की जरूरत है। क्या जरूरत है जी? उन्हें डबल मेहनत की जरूरत है। 8,200 कहां से आया है? छलांग मारी थी उसने। ड्यूरिंग द ईयर मशीन वाज ऑपरेटेड फॉर 8200 आवर्स। इस साल में 1800 घंटे उसने काम किया। इसका मतलब है डेप्रीसिएशन कितने अरसे की होनी चाहिए? सॉरी 8200 घंटे काम किया। डेप्रीसिएशन कितनी होनी चाहिए? 8200 घंटे की। आवर्स मेथड के तहत ईयर्स के हिसाब से 9 मंथ्स काम किया, आवर्स के हिसाब से 8200 घंटे चली मशीन। ठीक, और डिजिट के हिसाब से तो आप खुद निकालेंगे, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से पहले करते हैं। प्रोडक्शन कितनी की है जी? 1,60,000। तो प्रोडक्टिव आउटपुट में क्या चीज आ जाएगी बेटा? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल। कौन से आ जाएंगे? टोटल प्रोडक्शन के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय उस साल के रेलेवेंट ईयर के यूनिट्स प्रोड्यूस।
कॉस्ट कितनी थी 1.5, रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ 6 लाख। देख लेना यहां से क्या आंसर आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ 1 यूनिट। अब जितने यूनिट्स आपने इस साल में बनाए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उतने यूनिट्स की डेप्रिसिएशन। कितने बनाए हैं, 1,60,000 यूनिट्स, 384,000। अब ये सारे क्या हैं, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, डिपेंड करता है कंपनी किसको चूज करती है। कितने मेथड रिवाइज हुए, हाँ आपने जो पढ़े हुए उनमें 2, स्ट्रेट लाइन और प्रोडक्टिव आउटपुट मेथड। एक सर्विस आर आ गया ना दरमियान में, छलांग मार के खाम में। चलें जी, यहां तक कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ लगी? हाँ अच्छा, क्यूरी नहीं, फिर ठीक है। किसी ने कोई अच्छी बात करनी हो भाई, कोई बंदा अच्छी बात करने वाला, तो खब्बा डेबिट सड्डा क्रेडिट पढ़ के बोर हो जाने हैं, वो पहले दिन ही सार पढ़ाई जाने करना चाह रहे हैं कोई अच्छी बात नहीं। हालांकि ने इतनी ज़्यादा उसको नहीं दी है शैतान, क्योंकि वो आपको इतनी जल्दी मुस्कुराता है। तो एक मोमिन है, शैतान उससे खुद डरता है। जो जैसे आप ने उमर से फरमाया था, उमर जब तुम चलते हुए होते हो तो शैतान से देख के अपना रास्ता बदल देता है। जब इंसान खुद भी पहले कमजोर कर लेगा कि शैतान आ जाएगा, मैंने तो उसके वसवसे में आ जाना, तो फिर उसने मोमिन से आपको जल्दी से ट्रैप लेके ले लेना। लेकिन जब आप उसको इस कदर मजबूत बनाओगे कि बेशक शैतान आने कुछ नहीं होने वाला, तो मेरा उस चीज़ को हाँ गुड जी जी। शैतान को फिर रात को भी भटकाया था, तो वो शैतान ने हज़रत इस्लाम को भटकाया। हाँ भाई ने कहा है कि सर आपने अपने आप को बड़ा वीक तस्वर किया है कि आप तो स्ट्रॉन्ग हो जनाब, आपने शैतान को भगाना है। तो हम कमज़ोर बंदे हैं, शैतान जो है वो मौजूद है, बहकाने के लिए मौजूद है। तो हमें इसीलिए ही क्या कहा गया कि आउज़ुबिल्लाह पढ़ें, शैतान को भगाएं। हमारी अपनी ताकत नहीं है, सारा कुछ सुपुर्द किस पे करें, अल्लाह ताला पर सुपुर्द करेंगे तो इंशाल्लाह शैतान नहीं हावी होगा। ठीक, तो दूसरे भाई ने कहा अगर सर कमज़ोरी की बात किया तो फिर तो हज़रत आदम को भी किसने बहकाया था, शैतान ने बहकाया था, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे? तो बात वही है कि इंसान खता का पुतला है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को रेगुलराइज करें विद रिस्पेक्ट टू नमाज। हमें क्या करना चाहिए, हम नमाज रेगुलर पढ़ें, रेगुलर इस्तग़फ़ार करते रहें, रेगुलर दुरूशी पढ़ते रहें, रेगुलर हम अपने क्रेडिट में इजाफा करते रहें। शैतान ने अपना काम करना है, हम अपना काम करते रहें। असल चीज तो ये है ना, मदरसे में एडमिशन ले लें जी बिल्कुल आप ले सकते हैं, और अच्छी बात है, मदरसे में भी एडमिशन ले लें, ऐसे कहें भी आप कह सकते हैं। दीन की तालीम भी हासिल करें, दुनिया की तालीम भी हासिल करें जी। तो अच्छी बात भाई ने कर दी, और बेचारा खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट भी थोड़ा जा हो गया। बेटा जरा एसी जरा तेज करवा दें बाद जाके। अच्छा जी, हमें चेक करें, हम आज खाम खा सूटेड बूटेड होके आ गए हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं गर्मी। होमवर्क दे दें।
ओ जी जनाब, ढेर सारा होमवर्क मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। नहीं, आज नहीं देता ढेर सारा होमवर्क। किसी इंसान ने कहा था सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। आपने अफेयर वाले में सबसे पहले तो घबराना नहीं, ठीक है। जरा यार ये 15-16 पे कर दें फिलहाल, ये काम नहीं कर रहे सही। चलें जी, अब सम ऑफ ईयर डिजिट के ऊपर आ जाएं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से डेप्रीसिएशन पहले साल की मालूम कर दें। वो रिमेनिंग यूज करते हैं, रिमेनिंग यूज करते हैं। तो आगे भूल गया हाँ जी, भूल गया। हाँ जी, डेप्रीसिएशन सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के तहत 2018 सिर्फ। बेटा खुदारा, आप लोग भूल रहे हो ना, चीजों को भूल रहे हो। भूलना नहीं है, बिल्कुल एक सिमेट्री में काम है। स्ट्रेट लाइन हो, आउटपुट मेथड हो, हम प्रोडक्टिव आउटपुट को आउटपुट मेथड भी बोल देते हैं, सर्विस आर हो या ये डिजिट का मेथड हो, ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल। या तो टोटल ईयर्स आ जाएंगे यूजफुल लाइफ के, या टोटल डिजिट्स आ जाएंगे, या टोटल आवर्स आ जाएंगे, या टोटल आउटपुट आ जाएगी, प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक, तो कोई रट्टे वाली कहानी नहीं है ये बहुत सिंपल कहानी है। कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो, डिवाइड करना है अब टोटल सम ऑफ डिजिट्स, ये एक डिजिट की वैल्यू आएगी और आपने रेस्पेक्टिव ईयर का क्या करना है, डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये रेस्पेक्टिव ईयर का डिजिट कैसे आता है, रिमेनिंग लाइफ होती है। क्या होती है, रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई। मजीद आसान तरीकाकार, कॉस्ट कितनी थी, रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ कितनी थी 6-7। तो आप क्या करें, 6 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 ऐसे लिख दें।
पहले साल का डिजिट 6 है, दूसरे साल का 5, तीसरे साल का 4, चौथे साल का 3, पांचवें साल का 2 और छठे साल का 1। तो देख लें कौन से वाला साल है। पहला साल है तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 6 से। अगर दूसरा साल होता तो मल्टीप्लाई किससे होना था? 5 से। चौथा साल होता तो यहां से चौथा साल गिन लो, 1 2 3 4। चौथा साल का डिजिट क्या है? 3। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे आउट टू डील। कितना आंसर आया? 4144। फोर 411,428। ये जब आपके साल कम हो, 6 साल हो, 7 साल हो, तो इसी तरीके से करके खत्म कर दो कहानी। वो टोटल सम n इंटू n ओवर n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। पहले साल कितनी लाइफ है? 6। सिंगल लेंगे बेटा, रिस्पेक्टिव ईयर का डिजिट। सम तब लेंगे जब आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम करनी। क्या करनी हो? एक्यूमुलेटेड। तो जब आऊंगा उसके ऊपर तो तब डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन को रिवीजन करवा रहे हैं। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है इवन ITA में, वो सबसे आसान तरीका ये है, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। पहला साल का डिजिट 6, दूसरे साल का 5, तीसरे साल का 4, चौथे साल का 3, पांचवें साल का 2, छठे साल का 1। अच्छा, ये आ गई डेप्रीसिएशन 2018 की। अब आपने मुझे सिर्फ डेप्रीसिएशन मालूम कर देनी है 2022 की। इसी तरीका कार से करें। मैंने साल बता दिया है, 2022 की डेप्रीसिएशन मालूम करें। ये वाला मेथड है। जी जी बेटा। कैरिंग अमाउंट लिखनी है कि मतलब कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू? फार्मूला में कॉस्ट आ रहा है तो कॉस्ट लिखनी है। अगले साल में डेप्रिसिएशन वाली कॉस्ट वो माइनस करके लिखनी है। वो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की कहानी है। वो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। स्ट्रेट लाइन में तो एक ही फार्मूला है। दूसरे फार्मूले पे मैं कल आऊंगा इंशाल्लाह। जी मैंने कहा कि अभी हमने डेप्रिसिएशन मालूम किया 2018 की, अब 2022 की डेप्रिसिएशन मालूम करते हैं। मेथड सेम है, यही वाला मेथड, डिजिट वाला मेथड। ठीक है। साथ वाले को नहीं आता होता। हाँ ये कहने को कहा मैंने। मतलब ये है कि नकल नहीं करनी है, अपना दिमाग यूज करना है। डिजिट में नहीं, डिजिट में नहीं करना। डिजिट में कोई फ्रैक्शन नहीं, एक ही डिजिट है, उसका डिजिट चेंज नहीं होता। हाँ जी आ गया। कॉस्ट 15 लाख ही थी, 60,000 रेजिडुअल वैल्यू थी। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, मुझे नहीं पता क्या बना, 21 बना, क्या बना, 21 बना। ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय, अब आप देखोगे कौन सा साल है 2022, 18 में लिया था, 18, 19, 20, 21, 22, कौन सा साल बन रहा? 5वां। अब आप 5 गिनेगे, 1 2 3 4, 5वां साल का डिजिट क्या है? 2। चुप करके यहां पर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। इजी, मुश्किल तो नहीं है। असल में रिमेनिंग लाइफ है कि कितनी रिमेनिंग लाइफ रह गई हुई है। जी बेटा, हाँ, टोटल यूजफुल लाइफ कह सकते हैं, टोटल सम ऑफ डिजिट्स है। क्या है? लाइफ में अब हमने उसको चेंज कर दिया, हमने कहा ये टोटल सम ऑफ डिजिट्स यहां पे लिखना है, ये सम कर दिया ना। असल में सम ऑफ डिजिट्स का मतलब ये है कि हम तमाम डिजिट्स को क्या कर रहे हैं? सम अप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 2024 इसकी लास्ट ईयर है, उस ईयर में तो इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू की ना नहीं होगी, 0। उस साल का डिजिट 0, डेप्रिसिएशन 0। दूसरे मेथड से हो जाएगी। कौन से? स्टेट लाइन नहीं होगी। वो भी 6 साल तक जाएगा। हाँ वो, उसमें 24 की आ जाएगी। हाँ 3 महीने की होगी उसमें। करवाते हैं उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हो गई कहानी? कितने मेथड हो गए? असल में 3 ही जो पढ़ रखे हैं उनके हिसाब से 3 हुए, स्ट्रेट लाइन, प्रोडक्टिव आउटपुट और सम ऑफ ईयर डिजिट। डन? तीनों एक ही तरीके से चल रहे हैं। फार्मूला एक और भी है सम ऑफ डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स मालूम करने का। वो क्या था फार्मूला? n 6 साल थे, 6 जमा 1 7 किया, तकसीम 2 किया, आंसर क्या आया? 21 आया। इससे वो कॉन्सेप्ट सम ऑफ डिजिट्स का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट नहीं आता, इससे सम ऑफ डिजिट्स का कॉन्सेप्ट भी आता है। ये कर क्या रहे हो? क्या आप सम कर रहे हो ऑल द डिजिट्स। ये वाला कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब लाइफ 35 साल हो, जब लाइफ 20 साल हो, तब इसको यूज करो। अदरवाइज यही तरीका आसान और जल्दी हो जाने वाला। बाकी जब आप एग्जाम में जाएंगे तो जैसे मर्जी परफॉर्म करें, इट्स अप टू यू। लेकिन खुदारा R1 में ITA वाली कहानी नहीं चलनी है। यहां पर जो लिखा होगा उसके मार्क्स मिलेंगे, सोचे हुए के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगली कहानी FAR 1 में और ITA में क्या फर्क है? ITA में आपका एग्जैक्ट MCQ सही हुआ तो मार्क्स मिलने, नहीं तो नहीं मिले। यहां पर आपने सारी कैलकुलेशन सही लिख दी और आंसर लिखते हुए, इसका आंसर क्या है? एक्चुअल में आंसर क्या है? 137144। ये एक्चुअल आंसर है और आपसे गलती से लिखा गया 137411। चलो, कुछ गलत लिखा गया। अब ये गलत लिखा गया, अगर आपने ITA वाली हरकतें की हैं कि जस्ट आंसर लिखने की कोशिश की है, आपके मार्क्स ऐसे लगेंगे, ठीक। लेकिन अगर आपने बैक एंड पर ये वाली वर्किंग लिख दी है और आंसर गलत लिखा गया और इस आंसर को यूज करके आगे भी आपने क्वेश्चन कर लिया, मींस डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना दिया, एक्यूमुलेशन का अकाउंट बना दिया, वो भी गलत हो गया, उसके CD भी गलत हो गए, तो भी आपको मार्क्स मिल जाए। किस बेसिस पर? आपका कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, आपसे जस्ट एक लिखने में टाइपिंग एरर हुआ है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ R1। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज हाउ इजी टू पास CA। क्या? नहीं, अभी नहीं।
हो जाएगा इंशाल्लाह, तो उम्मीद है हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। उसके अंदर भी जनाब आपने लिखा होगा तो बात बनेगी। क्या? नहीं 3 घंटे का ही होगा। फिर आपको घर में बैठ के कंप्यूटर के ऊपर स्पीड तेज करनी पड़ेगी, बस अभी नहीं होता, टेंशन नहीं लो, आहिस्ता आहिस्ता। जी, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन आया है सर, FAR1 की पासिंग रेशो इतनी कम क्यों है? जो अभी आपको बार बार बोल रहा हूं, कुछ लोगों को असर नहीं होता। बार बार क्या बोल रहा हूं कि भाई जी क्या करना है, लिखना है, वर्किंग्स लिखनी है, लिखना पड़ेगा, लिखा हुआ एग्जामिनर पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, खास तौर पे वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा फेल होते हैं जो ITA नहीं पढ़ कर आए, एग्जाम करवा कर आए। हर अटेम्प्ट में एक एग्जामिनर कमेंट में ये होता है कि एग्जामिशन वाले स्टूडेंट जो हैं वो, उनकी तादाद फेलियर की बहुत ज्यादा है। क्यों फेल होते हैं? बीकॉम में पढ़ा, बड़ा अच्छा सा पढ़ा हुआ है, बेहतरीन 97% मार्क्स, अब तक एक तो भूल चुका है। कॉन्सेप्ट्स वो वाले बीकॉम में नहीं है जो CA के अंदर है। CA में अपडेटेड नॉलेज है, बीकॉम में वही वो वाला नॉलेज है जो कभी मैंने पढ़ा था। ठीक, जो हो सकता है मेरे ताया जी ने पढ़ा हो, वही वाला काम अब भी पढ़ाया जा रहा हो बीकॉम में। मैं मिसाल दे देता हूं, बीकॉम में और MCOM में, MBA में क्या होता है। मैं CA कर रहा था, मेरे बड़े भाई MBA कर रहे थे फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। अब उन्हें लॉ पढ़ाया जा रहा था। क्या पढ़ाया जा रहा था? और मैं यहां पर कंपनी लॉ पढ़ रहा था या पढ़ चुका हुआ था। और मैंने उनका देखा तो वो, उन्हें पता नहीं कौन से जमाने की चीजें पढ़ाई जा रही थी। ठीक, इस वक्त कंपनीज एक्ट 2017 चल रहा है, ठीक आजकल, और देयर आर पॉसिबिलिटीज अभी भी बीकॉम, MCOM, MBA वगैरह वालों को कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पढ़ाया जा रहा है। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये वाली चीज है, वहां पर नॉलेज अप टू डेट नहीं है। एक और मिसाल देता हूं, हमने ITA में पढ़ा डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस नहीं है। हम सेल्स में से लेस करते हैं, सेल्स लेस, सेल्स रिटर्न लेस, डिस्काउंट अलाउड। ठीक, बीकॉम में या पुराने जमाने में, आज से 4 साल पहले, डिस्काउंट अलाउड को एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता था एज पर स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्या हो गया हुआ है? चेंज हो गया हुआ है। हम क्या पढ़ रहे हैं? अप टू डेट नॉलेज। वहां पे क्या है? आउटडेटेड। अब वो पढ़कर आते हैं, उनके दिमाग में वही चीज फिर रही होती है और वो बस उसी चीज पे अटके होते हैं। ठीक, एक जो चीज 4 महीने लगाकर पढ़ी है, कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं, वो आज के नॉलेज के हिसाब से किए हैं। उन्होंने पता नहीं कौन सी चीज के हिसाब से काम किया होता है। हम स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ रहे होते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक, बीकॉम में T फॉर्म में करवाया होता है। मैंने खुद बीकॉम में पढ़ा था, T फॉर्म में पढ़ा था। CA में आके स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ा था। ठीक, तो बहुत सारे फर्क होते हैं। फिर एग्जामिशन वाले स्टूडेंट क्या होते हैं? फेल होते हैं, बहुत सारे फेल होते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं, खास तौर पे वो वाले स्टूडेंट जो एग्जामिशन लेकर बैठे हुए हैं, उन्हें मेहनत की ज्यादा जरूरत है। और मजीद भी फेलियर की बहुत सारी रीजन है। लेजीनेस, रेगुलर काम ना करना, आदतें खराब हो गई होती हैं। PRC में आके MCQ की आदत पड़ गई, मसला ही कोई नहीं, ये गया वो गया, वो सवाल हो गया, जुबानी कैलकुलेटर पे सवाल सॉल्व किया, टिक लगाया, इजी काम। हम समझना शुरू हो जाते CA, मसला ही कोई नहीं, टेंशन नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो 2 चीजें नहीं करनी है, मारेंगी।
एक लो कॉन्फिडेंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात कर